नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने BHU बीएड के लैंग्वेज ग्रुप के सन 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। उसमें हम लोगों ने सिर्फ 1 से लेकर के 54 प्रश्न संख्या तक हमने हल किया था। उसके आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको लगता है कि यह सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं BHU बीएड की, उनके साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54। ये संस्कृत से है इसमें प्रश्न, इन्हें सबसे पहले देखते हैं। गौरी पदे प्रत्ययः वर्तते, तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र से ङीस प्रत्यय होता है गौरी पद में, इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहम ग्रंथम पठामि इति वाक्यस्य कर्मवाच्ये स्वरूपम भविष्यति। तो कर्मवाच्य में जो है, इसमें जो मुख्य रूप से कर्म होता है वो एक कर्ता की तरह उपयोग किया जाता है यहाँ पर, और जो आपका कर्ता है उसे हम लोग तृतीया में उपयोग करते हैं। तो अहम का हो जाएगा मया। ग्रंथम का जो ग्रंथम को हम लोग प्रथमा में उपयोग करेंगे, प्रथमा विभक्ति में, तो ग्रंथम नहीं होगा, ग्रंथः होता है। तो मया ग्रंथः पठ्यते, ये उपयुक्त सही विकल्प होगा। यहाँ पर ग्रंथम पठ्यते नहीं होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। महाकवि कालिदासस्य रचना नास्ति, तो महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, और शिशुपाल वधम इनकी रचना नहीं है। शिशुपाल वधम जो है माघ की रचना है, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्थाल्याम पचति इत्यत्र स्थाली शब्दे विभक्ति वर्तते। स्थाल्याम पचति, स्थाली में, तो स्थाल्याम में जो है सप्तमी विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण है, अधिकरण की तरह उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एकार वर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, तो एदयितोः कंठ तालुः, इस सूत्र से एकार और ऐकार को जो है कंठ तालु उच्चारण स्थान होता है, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हाराः न चंद्रोज्ज्वला इति कुत्र प्राप्यते। तो ये सूत्र, ये जो पंक्तियां हैं, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हाराः न चंद्रोज्ज्वला, ये आपके नीति शतक में प्राप्त की जाती हैं, और नीति शतक है भर्तृहरि जी का, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्था धातोः लंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचनस्य रूपं किं वर्तते। तो स्था धातु का लंग लकार में पूछा है, इसलिए अतिष्ठतम यहाँ पर सही विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका लंग लकार से पूछा है और मध्यम पुरुष से पूछा है, इसलिए अतिष्ठतम उपयुक्त विकल्प होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अक प्रत्याहारे वर्णाः सन्ति, तो आ ई उ, अणा को छोड़ देंगे, रिल रि, और फिर का को छोड़ देंगे, तो आई उ रिल रिक, ये उचित विकल्प होगा। अक प्रत्याहार में ये वर्ण आएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किमिविहि मधुराणाम, तो इसमें यहाँ पर मंडनम नाकृतानीम, ये आपका अभिज्ञान शाकुंतलम में आता है। इसका मतलब ये है कि जो सुंदर होते हैं उनके लिए सभी प्रकार की चीज़ें, हर परिस्थितियाँ उनके लिए सुंदर ही हो जाती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। लूता इति शब्दस्य हिंदी भाषायाम अर्थो अस्ति, तो लूता का मतलब यहाँ पर मकड़ी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सखि शब्दस्य पंचमी विभक्ते एक वचनस्य रूपम किम भविष्यति, तो सखि शब्द का पंचमी विभक्ति में जो रूप बनेगा वो आपका बनेगा सख्युः। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। शिवराज विजयस्य स्थानम वर्तते, तो शिवराज विजय का स्थान आपके गद्य काव्यों में आता है, और विकल्पों को देखें, पद्य काव्य में नहीं है क्योंकि पद्य है ही नहीं, महाकाव्य इसलिए नहीं क्योंकि इसमें सर्ग नहीं है, और चंपू काव्य में ये नहीं आता है, इसलिए गद्य काव्य उचित विकल्प होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाक्धन ईशः वागीशः इत्यत्र संधि ज्ञापकम सूत्रम वर्तते, मतलब वागीश जो संधि हुई है इसमें संधि कराने वाला जो सूत्र है वो क्या है। तो झलाम जसोन्ते सूत्र से
यहाँ पर संधि हुई है, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। पदान्ते झलाम जसः स्युः। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रष्टुम पदे कः प्रत्ययः। तो दृश धातु होती है, उसके साथ अगर जब हम लोग तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो द्रष्टुम बनता है। ध्यान दीजिएगा, दृश धातु है, ये पूछा भी जाता है, तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदि कवि ही वर्तते। तो आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है, तीसरा विकल्प यहाँ सही होगा। यहाँ इन्हें आर्ष कवि भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पितरौ इत्यत्र कः समासः। तो पितरौ में जो है द्वंद्व है, माता च पिता च, ऐसा इसका विग्रह बनता है, इसलिए पितरौ जो है आपका द्वंद्व समास होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने सुझाव और जो कुछ भी आप सुधार चाहते हैं, आपके जो भी डाउट हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, अहम युवाम पश्यामि इत्यस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। मतलब ये है, ये जो आपका दिया गया है वाक्य संस्कृत में है, इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो अहम का मतलब होता है मैं, युवाम मतलब तुम दोनों को, पश्याम मतलब देखता हूँ। तो यहाँ पर उचित विकल्प हो जाएगा मैं तुम दोनों को देखता हूँ, यही इसका सही अनुवाद होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। बुद्धचरित महाकाव्यस्य रचयिता कः। तो बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने की है, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है मुर्गा इति हिंदी शब्द से संस्कृत रूप वर्तते। तो मुर्गा जो हिंदी शब्द है उसका संस्कृत में रूप अगर देखेंगे तो कुक्कुटः मतलब होता है मुर्गा, मार्जारः मतलब बिलार, मयूरः मतलब मोर, मंडूकः मतलब होता है मेढक, इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। पश्यति पदे धातु वर्तते। तो दृश धातु होती है, उसी का जो है पश्यत बन जाता है, उसमें कुछ सूत्र के अनुसार इसमें परिवर्तन आते हैं, और इसी का अगर भविष्यत काल में देखें तो रूप बनता है द्रक्ष्यति। ये इसे आप ध्यान देख लीजिएगा। इस प्रकार के जो रूप होते हैं बहुत डाउटफुल होते हैं और ये पूछे ही जाते हैं, तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, श्री शंकराचार्यः कस्य दर्शनस्य आचार्यः। तो श्री शंकराचार्य जी जो हैं वो वेदांत दर्शन के आचार्य हैं, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। सभी आचार्यों के नाम, सभी आचार्य और उनसे संबंधित जो ग्रंथ हैं आप लोग याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न में पूछे जाते हैं। तुम बैठोगे इति हिंदी वाक्य से संस्कृते शुद्ध स्वरूपम भविष्यति। मतलब तुम बैठोगे जो हिंदी वाक्य है इसका संस्कृत में शुद्ध स्वरूप क्या हो जाएगा। तो तुम का मतलब होता है तुम, और स्थास्यति स्थास्यसि हो जाएगा, क्योंकि आपका मध्यम पुरुष है, तुम स्थास्यसि, ये विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। महाभारत ग्रंथे कति पर्वाणि सन्ति। तो महाभारत में 18 पर्व हैं, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, गद्य काव्यम अस्ति। तो गद्य काव्य कादम्बरी, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कादम्बरी, ये जो बाणभट्ट की रचना है, और इसी के अंतर्गत आता है सुखनाशोपदेश, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है। तो हिंदी वाक्य में पदक्रम होता है कर्ता और उसके बाद कर्म और क्रिया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची इसमें से तड़ित, यामिनी और चपला हो जाएगा। चंचला लक्ष्मी को कहा जाता है, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही नहीं होगा। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ही लाभदायक होता है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, तो यहाँ पर अपने आप हो जाता है, यहाँ पर पतन होगा। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन अपने आप हो जाता है। ये आपकी भाषागत आपकी क्षमता का परीक्षा इसमें होती है कि आप कितना शब्दों से परिचित हैं। तो उत्थान का विलोम होता है पतन, इसलिए यहाँ पर पतन विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो अच्छा आचरण करने वाले को हम लोग सदाचारी बोलते हैं, और इसका अगर विपरीत देखें तो कदाचारी या दुराचारी दोनों हो सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आंधी के आम। तो आंधी का आम का मतलब होता है सामयिक लाभ, ठीक है दोस्तों, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध भ्रमर गीत के रचयिता हैं। तो भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास जी हैं, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। विनाश का विलोम है, तो विनाश का विलोम होता है विकास। विनाश का विलोम विकास होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पराधीन सपने हो सुख नाही, किसने लिखा है? तो पराधीन सपने हो सुख नाही श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, आप इसे याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। लोकप्रिय में समास है, तो लोकप्रिय का मतलब होता है लोक में प्रिय। तो लोक में प्रिय, इसलिए यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष है। यहाँ पर सिर्फ तत्पुरुष पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पर तत्पुरुष को चुन लेते हैं। अगर इसमें विभक्ति पूछा जाता तो सप्तमी विभक्ति होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सोम सुधा बरसाता है, तो सोम जो है ये सुधा बरसाने का काम करता है पृथ्वी पर, सभी पर। अब खेतों खलिहानों के अंतर्गत ही पृथ्वी आ जाती है, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। तरणि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें त वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार अगर होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। लघु का विलोम है, तो लघु का विलोम होता है दीर्घ। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। शुभागमन में संधि है, तो शुभागमन का मतलब होता है, शुभागमन की अगर हम संधि विच्छेद करें तो शुभ धन आगमन, ऐसा होगा। तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, क्योंकि छोटे मतलब ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिल करके दीर्घ आ हो गया है। तो इस प्रकार का, और इसी प्रकार से समान स्वरों का अगर मेल होता है तो उसमें दीर्घ हो जाता है। जैसे ई और ई मिला करके दीर्घीकार हो जाता है, तो वो होती है आपकी दीर्घ संधि, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। संपादक के नाम पत्र लिखते समय अंत में लिखना चाहिए, तो संपादक जो हो, संपादक से हम लोग मुख्य रूप से औपचारिक होते हैं, इसलिए उसके साथ भवदी का उपयोग करेंगे। आपका अभिन्न जो है हम मित्र के साथ अथवा मित्र के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, अथवा मान लीजिए आप इसको यूज कर सकते हैं अपने पिताजी के साथ। और आपका शुभेच्छु जो है ये आप मित्रवत व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं, रिश्तेदारी नातेदारी में। आपका स्नेही भी इसी संदर्भ में होगा। भवदीय जो है मुख्य रूप से ये औपचारिक हो जाता है, ये बाकी तीन जो है अनौपचारिक हैं, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सही वर्तनी के दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनिए, तो कवयित्री ये आपका सही विकल्प होगा इसमें। और जिस प्रकार से इसमें लिखा गया कवयित्री कवयित्री, हाँ, तो इसमें पहला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है दो व्यंजनों के मेल से जो बना हो, तो इसमें संयुक्त व्यंजन होता है ज्ञा, क्योंकि ज्ञा बनाने के लिए जा और इया का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है, तो शा, सा और सा, ये तीनों प्रकार के जो सा हैं और हा हैं, इन तीनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो गर्म हवा बाहर की तरफ आती है। कादियो मावसाना स्पर्श, मतलब का से लेकर मा तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श होते हैं, इसलिए पा जो है स्पर्श होगा, खा भी स्पर्श व्यंजन होगा और भा भी होगा, तो ऊष्म व्यंजन सा ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किस शब्द में उपसर्ग का उपयोग नहीं किया गया है, तो अधन पार बराबर अपार होता है। खाद्य में लगाता है उपसर्ग लगाते हैं तो अखाद्य बनता है। काल में अकाल लगाते हैं। अनार जो शब्द है ये आपका, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, ये मूल शब्द है, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो उत्साह जो होता है वो आपके वीर रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध होगा। श्रृंगार का जो है रति होगा। विभत्स का होगा आपका घृणा या जुगुप्सा, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास का में जो है एक अव्यय पद का उपयोग किया जाता है, तो अव्ययी भाव समास इसमें आपका हो जाएगा प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति, या प्रतिदिन जो होने वाला है दिन दिन, उसका ऐसा समास विग्रह होगा। त्रिभुज जो है आपका द्विगु है। राजपूत जो है आपका तत्पुरुष समास है। और चक्रपाणी जो है ये आपका बहुब्रीहि समास है, क्योंकि चक्रपाणी का मतलब होता है श्री विष्णु। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। स्पुतनिक जो है रूसी भाषा का शब्द है। ऐसे ही अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी आप याद कर लीजिएगा, ताकि आप इस
तरह के प्रश्नों को हल कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कुछ इस तरह से लगाया जाता है, जैसे कि आहा ऐसा है, अहो कितना अच्छा दृष्ट है, ठीक धिक, इस प्रकार से विस्मय विस्मय जिसमें आता हो, सरप्राइज जो होते हैं उसे ही इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आज के लिए इस पूरे पेपर का अंतिम प्रश्न है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे बोलते हैं अगोचर। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, विराट का मतलब बहुत बड़ा, अज्ञेय का मतलब जिसे जाना ना जा सके। तो अगोचर यहाँ पर सही विकल्प होगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक पैटर्न समझ में आया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने आप लोगों को जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स थे उन्हें आपको प्रोवाइड कराए हैं। उसके साथ साथ हमने आपको आगाह भी किया है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, जल्द ही हम आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे कल तक में, सो दैट आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि आपकी तैयारी किस स्तर तक है और किस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना है। और ये मॉडल पेपर जो है आपके लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होगा। 18 और 19 के जो 18-19 में जो पेपर हुए हैं उनके आधार पर इसे तैयार किया जाएगा। और हमारी जो एक टीम है उसे हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने स्पेशलिस्ट जो हैं उनके वो तैयार करेंगे। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करते समय ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसमें तीन टाइप के मिलते हैं ऑप्शन, तो उसमें आपको ऑल चूज करना है, सो दैट आपको हर टाइप की अपडेट मिले। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें मज़ा आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।